इंडियन आर्मी की तरफ से अभी देसी मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल्स को खरीदने का फैसला किया गया है। भारत अभी अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को बनाने के साथ साथ एक एडिशनल न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने की भी कोशिश करने वाला है। नेवी की तरफ से अभी एक नहीं बल्कि कई नेवल वेसल्स को खरीदने की वजह लीज पर लेने का फैसला किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर से लेके माइनस्वीयर वेसल तक शामिल है। KF-15EX में अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है। और अंत में, क्या आपने कभी भी किसी फाइटर जेट का किसी कार के साथ एक्सीडेंट होता हुआ सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुनने वाले हैं। और ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है और इस प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम को पूरी तरीके से स्वदेशी रखने का फैसला किया गया ताकि इसे आगे चल के भारत की आत्मनिर्भर प्रोग्राम को सफल किया जा सके। इसके बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक दिन पहले ही एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज को इशू किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि इस टेंडर को अभी मेक 2 कैटेगरी के अंदर करने का फैसला किया गया है। अब मेक 2 कैटेगरी के अंदर होता क्या है कि जितने भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सभी को अपना अपना प्रोटोटाइप खुद डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई भी फंडिंग नहीं किया जाएगा। इसके बाद जब टेंडरिंग प्रोसेस को शुरू किया जाएगा तो उसमें सिलेक्ट किए गए सिस्टम को खरीदा जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि अभी तक 11 इंडियन कंपनीज की तरफ से इस टेंडर के लिए अप्लाई किया गया था और 12 मार्च को इन 11 कंपनियों को प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। अब इन सिस्टम की प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए भी कुछ कंडीशन रखे गए हैं, जैसे कि इसे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर किया जा रहा है तो इनको IDDM कैटेगरी के अंदर डेवलप किया जाएगा, यानी कि इन सिस्टम्स को इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें कम से कम 50% इंडियन सिस्टम होने चाहिए। इन सिस्टम को मेनली आर्मी की तरफ से बैटलफील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा और इसी वजह से इनको मोबाइल रखने का फैसला किया गया ताकि इनको आसानी से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सके और ये बैटलफील्ड में हमारी आर्मी की कम्युनिकेशन सिस्टम को आगे चल के काफी बेहतर करने वाली है। अगला अपडेट इंडिया और उज्बेकिस्तान को लेकर है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत और उज्बेकिस्तान की ट्रूस के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का फैसला किया गया था। इस एक्सरसाइज का नाम डस्लिक था और ये इस एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन था। इसे अभी उत्तराखंड की चौबटिया में कंडक्ट किया जा रहा है और इसमें मेनली काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को करने का प्लान किया गया था और स्पेशली इस बार जो एक्सरसाइज किया जा रहा था इसमें कश्मीर में किए जाने वाले काउंटर टेरर ऑपरेशन की तरह ऑपरेशन को कंडक्ट किए जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से 13 कुमाऊन रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि एक हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट है। और अब इन दोनों टीम की तरफ से म्यूचुअल फायरिंग एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें उज्बेकिस्तान की ट्रूस को 6716 असॉल्ट राइफल्स में फायरिंग करना सिखाया जा रहा था। नॉर्मली उज्बेकिस्तान की ट्रूस की तरफ से AK-47 या AK-74 का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की तरफ से नॉर्मली इंसास राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाल ही में ही हमारे फ्रंटलाइन ट्रूस को 6716 राइफल से इक्विप किया गया है। उज्बेकिस्तान की तरफ से भी 45 मेंबर्स की टीम भारत आई हुई है और 10 मार्च से लेकर अभी 19 मार्च तक वो भारत के साथ मिलकर काउंटर टेरर ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा, 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अभी बहुत ही जल्द अपनी खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाना शुरू किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर भारत अभी इनको बनाना चाहता है तब भी इनको बनाने में लगभग 5 से 7 साल लगने वाले हैं और ये मैं सबसे कम वक्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे हालात है, हमारे पास एक ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद है जिसको हमने रशिया से लीज पर ले रखा है और आगे चल के भारत एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी रशिया से लीज पर लेने वाला है। अभी भारत के पास INS चक्र 2 मौजूद है, लेकिन इसका जो लीजिंग पीरियड है वो लगभग 2022 के आसपास पूरा होने वाला है और इसके बाद हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं रहेगी, जो कि हमारी अंडर वाटर फ्लीट को काफी कमजोर कर सकती है। इसी वजह से भारत अभी रशिया से एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी लीज पर लेने वाला है, जिसका नाम INS चक्र 3 रखा गया है। लेकिन ये जो सबमरीन है ये भारत को 2025 तक ही डिलीवर किया जा सकता है और इसके लिए पहले से ही भारत की तरफ से रशिया के साथ $3 बिलियन की एक डिफेंस डील को साइन किया गया था और अभी रशिया की तरफ से इस सबमरीन को भारत के लिए तैयार किया जा रहा है। इस दौरान भारत 2025 तक INS चक्र 2 की लीजिंग पीरियड को भी एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। अब नॉर्मली जब भारत ने रशिया से 1980s के दौर में एक न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने की कोशिश की थी तो तब उसको मेनली ट्रेनिंग पर्पज के लिए लीज पर लिया गया था और इसमें भारत को ये एक्सपीरियंस हासिल करना था कि न्यूक्लियर सबमरीन को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है
और उसके बाद भारत की तरफ से लगातार बेसिस पर रशियन ओरिजिन न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट किया जा रहा है। हालांकि अभी इसमें काफी फर्क आ चुका है और भारत की तरफ से अभी अपनी खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है और इसमें कुछ हद तक रशिया की तरफ से भारत को मदद किया गया है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी में अभी काफ़ी हद तक सपोर्टिव वेसल की कमी है, यानी कि इन वेसल को एक्टिव कॉम्बैट रोल में तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में किसी भी ऑफेंसिव या डिफेंसिव ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। इस कैटेगरी के अंदर एलपीडी वेसल आते हैं या फिर हमारे माइनस्वीयर वेसल आ जाते हैं और पिछले कई सालों से इनके लिए टेंडर निकालने के बाद भी अभी तक इनको फाइनल नहीं किया जा रहा है। इस वजह से अभी हालात ऐसी हो चुकी हमारे पास एक भी माइनस्वीयर वेसल मौजूद नहीं है और अभी भी अगर एक नए टेंडर को फ्लोट किया जाता है तो उसे फाइनल होके इसके अंदर वेसल्स को बनाकर भारत की नेवी को डिलीवर करने में लगभग 5 से 10 साल का वक्त लग जाएंगे। और ऊपर से एक और दिक्कत ये कि अभी नेवी के पास बजट की कमी पड़ रही है। हालांकि इस बार डिफेंस बजट में काफ़ी सारा इंक्रीज किया गया था, लेकिन हमारे डिमांड के मुताबिक ये सफिशिएंट नहीं हो रहा है और हमें अभी जल्दी से ही वेसल की ज़रूरत पड़ रही है, जिस वजह से नेवी की तरफ से अभी एलपीडी वेसल और माइनस्वीयर वेसल्स को लीज पर लेने का फैसला किया गया है। इन सब के अलावा नेवी बाकी बचे ऑक्सिलरी शिप्स को भी लीज पर लेने की कोशिश कर सकता है, चाहे वो डाइविंग सपोर्ट वेसल हो या फिर सबमरीन रेस्क्यू वेसल। दूसरी तरफ नेवी अभी अपने बजट को ध्यान में रखते हुए पहले से प्लान किए गए वॉरशिप्स की नंबर को भी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर रही है, जैसे कि अभी 2027 तक नेवी में कुल मिलाकर 200 वॉरशिप्स को ऑपरेट करने का एम रखा गया था, लेकिन अभी इसको 170 से 175 तक रखने का प्लान किया गया है। वहीं पर अभी लीज के तौर पर इक्विपमेंट को लेने की एक और फायदा ये होने वाला है कि हम जल्दी से इनको एक्वायर कर सकेंगे और जब तक हम किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम को खरीद नहीं लेते हैं तब तक हम लीज पर लेकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही हमारी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे रिड्यूस नहीं होने वाली है। और इसी वजह से अभी रिड्यूस नंबर में सभी जरूरी वेसल्स को लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें सरफेस वेसल के साथ साथ नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी शामिल हो सकते हैं। अगला अपडेट F-15EX को लेके। आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी F-15EX को भारत के MMRC टेंडर में पुश करने के लिए बहुत ही जबरदस्त लॉबी किया जा रहा है और वो अभी इसको एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भारत को ऑफर करना चाहते हैं। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट खुद भी अभी F-15EX को अपने एयरफोर्स में शामिल कर रहा है और F-15EX की कम से कम 144 यूनिट्स को भी यूएस एयरफोर्स में शामिल किया जाने वाला है। यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक F-15EX F-15 सीरीज का अब तक का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है और इसमें अभी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही हेवीवेट क्लास का फाइटर जेट है और पूरे दुनिया भर में ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जो कि एक ही बार में 22 A-12 मिसाइल को कैरी कर सकता है। हाल ही में ही बोइंग की तरफ से किए गए ट्वीट में यह बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को अभी F-15EX की पहली यूनिट को डिलीवर करने की तैयारी चल रही है और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए बनाया गया पहला F-15EX फाइटर जेट अभी डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। पहले आप सभी ने सुना होगा कि रशिया की तरफ से अभी अपनी Su-57 एयरक्राफ्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक वैसे ही अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी अपने फाइटर जेट में एक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी F-22 में नहीं या F-35 में नहीं बल्कि F-15EX में इसको इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो F-15EX में ही हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाले, लेकिन बोइंग की तरफ से F-15EX के बारे में बताते हुए कहा गया था कि इसका जो सेंटर पायलॉन है ये लगभग 22 फीट लंबी मिसाइल को कैरी कर सकता है और यहाँ पर लगभग 7000 पाउंड या उससे ज़्यादा लोड वाले वेपन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और यहाँ पर एक डेमो के तौर पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल की डेमो दिखाया गया था और इसी वजह से ज़्यादा चांसेस यही लग रहा है कि F-15EX में अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। एक और कारण ये भी हो सकता है कि F-22 का जो सेंटर पायलॉन है या फिर F-35 में भी इतने बड़े मिसाइल को फिट नहीं किया जा सकता और शायद इसी वजह से यूएस एयरफोर्स की तरफ से अभी F-15 की नए वेरिएंट्स को अपने एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट टर्की, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान, चाइना और भारत को लेके। आप सभी को याद होगा पाकिस्तान की तरफ से टर्की से लगभग 30 T-129 ATA के हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया था, लेकिन इसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंजन को सप्लाई करने के लिए इनकार किया गया था, यानी कि पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स के लिए टर्की यूएस इंजन का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसी वजह से ये डील अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा था और ना ही टर्की की तरफ से इसका अभी तक कोई सोल्यूशन निकाला गया था, क्योंकि एकदम से किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए नए इंजन ऑप्शन को तलाश करना इतना आसान काम नहीं है। इसी बात को हाल ही में टर्की की तरफ से भी स्वीकार किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से T-129 हेलीकॉप्टर्स के इंजन को सप्लाई करने के लिए मना करने की वजह से टर्की और पाकिस्तान के बीच हुई T-129 हेलीकॉप्टर की डील अभी आगे नहीं बढ़ रही है।
अब हालांकि ये भारत के लिए एक अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान को अभी T-129 हेलीकॉप्टर नहीं मिलेंगे, जो कि एक काफ़ी बढ़िया हेलीकॉप्टर है, पर इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से यहाँ पर चाइना की मदद किया जा रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान यहाँ पर टर्की से इन हेलीकॉप्टर को नहीं खरीद पाता है तो वो सीधे तौर पर चाइना से जेट-20 हेलीकॉप्टर को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर उनको इंडियन एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर्स को काउंटर करना है तो उनको किसी न किसी हैवीवेट क्लास के अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। और इनिशियली जब पाकिस्तान की तरफ से इस हेलीकॉप्टर टेंडर को शुरू किया गया था तो इसमें टर्की की T-129 हेलीकॉप्टर के साथ चाइना की जेट-10 हेलीकॉप्टर को इवैल्यूएट किया जा रहा था, लेकिन इसमें पाकिस्तान की तरफ से जेट-10 के बदले T-129 को सिलेक्ट किया गया था। पर अभी जब वो T-129 को हासिल नहीं कर पाएंगे तो यकीनन वो चाइना से जेट-10 को ही खरीदने के लिए जा सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए और भी आसान होने वाला है। लेकिन शुरुआत में पाकिस्तान ने जेट-10 को पसंद नहीं किया था और इसका एक मेजर कारण जेट-10 का इंजन हो सकता है, क्योंकि चाइनीज इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं होता है और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड में चाइना खुद भी अपने हेलीकॉप्टर की जगह में रशियन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया। अगला अपडेट एक अजीब सा अपडेट है। वैसे ये आज की वीडियो में नहीं था और ये हमारे बारे में भी नहीं है, लेकिन इसमें एक स्ट्रेंज फैक्टर है, तो इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो क्या आपने कभी किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ किसी कार का एक्सीडेंट होता हुआ सुना है? मेरे हिसाब से नहीं सुना होगा, लेकिन अभी एक ऐसा ही हादसा हुआ है। तो रिसेंटली सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें ये बताया गया था कि एक MiG-29 और एक Volkswagen कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें MiG-29 बुरी तरीके से डैमेज हो गया और ये हादसा अभी दारू पीने की वजह से हुआ है। असल में MiG-29 अपनी रेगुलर एयर स्ट्रिप पर ही मौजूद था और स्टैटिक पोजीशन में था, लेकिन इसमें अचानक से एक कार कहीं से आके टकरा गई थी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद ही यूक्रेन की एयरफोर्स की तरफ से बता दिया गया कि इसमें जो MiG-29 डैमेज हुआ था वो उन्हीं का एयरक्राफ्ट था और ये हादसा अभी सेंट्रल यूक्रेन की वेसल की वेरवेस में हुआ है। अभी इसके लिए फिलहाल ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और अभी पता लगा कि एक्सीडेंट की वजह से वहां पर आग लग गई थी और MiG-29 का जो नोजल सेक्शन था और इंजन सेक्शन था वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। और जो कार आके इसमें टकरा गई थी उसकी ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और वो खुद यूक्रेन की टैक्टिकल एविएशन ब्रिगेड के ऑफिसर थे। मतलब अब तक आपने सुना होगा कि लोग दारू पी के कार में, बस में या ट्रक में गाड़ी ठोकते होंगे, लेकिन इन भाई साहब ने सीधे MiG-29 में गाड़ी ठोक दी। इस हादसे के दौरान ड्राइवर या पायलट क्या बोलूं समझ नहीं आ रहे, तो उनको भी काफी चोट आई है और उनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।